Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to discuss with you outcomes of democracy for class 10th political science. Children, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे videos की update आपको regularly मिलती रहे. I have also uploaded videos related to class 10 social science and English. उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो. इसके साथ साथ मैंने 1 मार्क क्वेश्चंस और आंसर्स के जो वीडियोस हैं वो भी मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. द चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस. चिल्ड्रन, व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, सी डेमोक्रेसी इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू. क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक में है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग पे, वहीं से हमने ये देखना शुरू किया कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या होता है और जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उसमें और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या होता है. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं, मतलब जो भी कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, तो जो डेमोक्रेसी फॉलो करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है या उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमें उसे कैसे असेस करना है. Now, when we talk about the assessment of democracy's outcomes, so it was considered better. इसको बेटर माना गया हमेशा दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उनसे, और उसके रीजंस क्या थे? उनके रीजंस थे that it promotes equality among citizens. If we talk about democracy, democracy is based on the principle of freedom and equality. तो जो भी कंट्रीज या जो भी गवर्नमेंट्स डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं वहां पे जो सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाता है. सेकेंड इज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. सी एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट इन अ सोसाइटी. तो अगर किसी भी इंसान को किसी समाज में जब वो रहता है तो अगर उसे ऐसी कंडीशंस नहीं मिलती हैं जिसमें उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट नहीं होती है, सो दैट इंडिविजुअल कैन नेवर लिव अ गुड एंड डिग्निफाइड लाइफ. लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी को एनहांस करती है. थर्ड इज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. किसी भी सिस्टम में जब डिसीजन लिया जाता है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डिसीजन ऐसे अचानक नहीं लिए जाते हैं कि किसी ने बोला और डिसीजन ले लिया. डेमोक्रेसी में जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, एंड फाइनली देन दैट डिसीजन इज टू बी टेकन. सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट दीज आर द 3 पॉइंट्स यू कैन राइट. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, दैट व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेटर. सो यू कैन राइट ऑल दीज 3 पॉइंट्स. नाउ ये तो हमने बोल दिया कि ये तो फीचर्स के बेस पे हमने कहा कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, लोगों की क्या ओपिनियन है इसके बारे में. When we talk about people's perspective, so most of the people support democracy against other alternatives. जो दूसरे alternatives हैं, तो जैसे बहुत डिफरेंट सर्वेस किए गए हैं, ओपिनियन पोल्स की गई हैं, तो उनके बेसिस पे लोगों का जो पर्सपेक्टिव था कि वो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं. लेकिन जब डेमोक्रेसी के मतलब when we talk about the outcomes of democracy, then people are not very satisfied as far as the democracy in practice is concerned. डेमोक्रेसी थ्योरेटिकली बहुत अच्छी है, लेकिन जब डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे सेटिस्फाई नहीं हैं. इसके लिए हमें अभी यहाँ पे डिस्कस करना होगा कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कंट्रीज फॉलो करती हैं जिनको डेमोक्रेसी बोला जाता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच फॉलो डेमोक्रेसी, दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which consist of rules and regulations and according to which a country is governed. So जिन countries में democracy होती है they have formal constitutions. Next is elections are held. कोई भी country democracy follow नहीं कर पाएगी अगर वहां elections नहीं होते हैं. So elections are regularly held. Third is political parties exist. क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा political parties पे कि political parties are necessary or you can say lifelines of democracy. So democracy के लिए political parties यहाँ exist करती हैं. नेक्स्ट इज राइट्स आर गिवन टू सिटीजन्स. अब लोगों को अगर अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वो एक इक्वल, मतलब आप ये कह सकते हो एक इक्वल सोसाइटी में वो नहीं रह पाएंगे. सो लोगों को राइट्स दिए जाते हैं. तो जो भी कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती है वहां पे ये सारे फीचर्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो कंट्रीज होती हैं उनके जो सोशल बैकग्राउंड होता है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं,
वो अलग होती हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर जो कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती है और अगर उसमें ये फीचर्स हैं तो वो एक अच्छा सिस्टम होगा। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, क्योंकि सबके अपने अपने कंडीशंस होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या ऐसा कॉमन है, व्हाट इज द कॉमन थिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी हमारी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, रिजॉल्व करे। ये एक कॉमन थिंग है जो सब कंट्रीज जो डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं वहां के लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो व्हेन नाउ वी टॉक अबाउट दिस, सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। उसके बाद यहाँ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपका एक क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, व्हाट इज द कॉमन थिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी। सो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ये इसी का पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अगर हम एक बात करते हैं, हम कहते हैं डेमोक्रेसी कैसी है। देखो, डेमोक्रेसी अच्छी भी हो सकती है, डेमोक्रेसी बुरी भी हो सकती है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी सिर्फ कंडीशंस बनाती है। जो सोसाइटी है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है, फ्रीडम पे बेस्ड है। तो डेमोक्रेसी से हम सोचे कि अगर डेमोक्रेसी कोई कंट्री फॉलो करती है तो वहां सब कुछ अच्छा होगा, वहां कोई झगड़े नहीं होंगे, तो ये हमारा मानना गलत है। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कंडीशंस क्रिएट करती है। अब लोगों के ऊपर है कि वो उन कंडीशंस को कैसे यूज करते हैं या उन कंडीशंस से कैसे फायदा उठाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली देन वी कैन डिस्कस द other points related to the outcomes of democracy that I will discuss now. Okay, so let us now discuss about the outcomes. How do we assess democracy? Now we say democracy is an accountable, responsive and legitimate government. When we talk about accountable, so we mean here that whatever decisions the democratic government is taking, so the government is accountable to the people. मतलब कोई भी डिसीजन जो सरकार लेगी या गवर्नमेंट लेगी तो वो लोग जो हैं उनको ये पूरा अधिकार है कि वो उसको क्वेश्चन कर सके। लाइक जैसे आपने सुना होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। सो वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, सो पीपल हैव दैट राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज टू गिव ऑल explanation or answers to the people or all information required by the people. So we say that democracy is an accountable form of government. Second is democracy is a responsive form of government. Responsive का यहाँ पे मतलब है कि जो भी लोगों की जरूरतें हैं सोसाइटी में, उन जरूरतों के प्रति उन जरूरतों के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है। मतलब जो भी लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कदम उठाती है। Next is it's a legitimate government. When we talk about legitimacy, so legitimacy basically you can talk about here is that the democratic government follows all kinds of rules and regulations and it is based on the principle of rule of law. तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की and we say that democracy is a accountable, responsive and legitimate government. People will have right to choose their rulers. डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट्स होते हैं कि अपने रूलर्स को चूज करते हैं। People will have control over these rulers. अब जिन रूलर्स को लोगों ने चूज किया है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के या सरकार में बैठ के पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। लोगों का इन रूलर्स के ऊपर कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बोला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई इस तरीके का डिसीजन है जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है और लोगों को उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सरकार उन्हें देती है। तो और इसी तरीके से जो बहुत सारे राइट्स हैं लोगों को दिए गए हैं उनके थ्रू भी पीपल कैन मेंटेन दिस कंट्रोल। नेक्स्ट इज व्हेनेवर पॉसिबल सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस पॉपुलर मूवमेंट्स, हमने जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनमें भी हमने पढ़ा कि लोग मूवमेंट्स शुरू करते हैं अगर उनकी कोई डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं और फिर जो गवर्नमेंट है वो उस पर रिएक्ट करती है। तो इस तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोगों की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो जाती है। सो दिस इज द वे यू कैन राइट दीज पॉइंट्स जस्टिफाइंग दैट डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। अब क्वेश्चन आता है कि एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे अगर हम कंपेयर करें डेमोक्रेसी को, तो क्या होता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, चाहे हम यहाँ पे डिक्टेटर्स की बात करें या मिलिट्री रूलर्स की बात करें, तो जो मिलिट्री रूलर्स या डिक्टेटर्स होते हैं
They do not have to bother about deliberations and assemblies or worry about majority. जब हमारी कंट्री में जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जब लॉ मेकिंग होती है तो एक रूल जो एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर हम लोकसभा की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, और उसके ऊपर डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस होती है, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, और अगर मेजॉरिटी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उसके फेवर में होते हैं तभी वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर्स हैं उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना होता है। तो क्या होता है कि वो एक डिसीजन जो है उनका वो बहुत क्विक होता है, तुरंत वो डिसीजन ले पाते हैं, जैसा कि डेमोक्रेसी में नहीं होता। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हर जो बिल इंट्रोड्यूस होता है या कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है उसको डेलिब्रेटली उसको एनालाइज किया जाता है, डिस्कशन की जाती है, डिबेट्स की जाती है, और उसके बाद अगर मेजॉरिटी उसके फेवर में होती है तभी डिसीजन लिया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिलेड होते हैं, मतलब देर लग जाती है उस डिसीजन को लेने में, और थोड़ी सी एफिशिएंसी यहाँ पे कम हो जाती है एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स। लेकिन जो डिसीजंस डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं, लेट्स टॉक और लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, मतलब उसके बदले में हमें क्या मिलता है। सो अगर हम एक इमेजिन करें ऐसी सिचुएशन जिसमें एक गवर्नमेंट है जो डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेती है बिना ये सोचे कि क्या वो डिसीजन लोगों को एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो ऑब्वियसली वो डिसीजंस लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ डेमोक्रेसी में चाहे डिसीजन को लेने में देर लगती है लेकिन वो डिसीजन लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं। Okay, children, let's discuss now that how does democracy ensure that the decision making will be based on norms and procedures. So when we talk about procedures and norms, so norms means here when we talk about that it is the decisions are based or decisions are taken according to the laid down rules and regulations, and procedures that whatever steps are required, like the discussion is required or debate is required, so all procedures are followed. So this is how democracy ensure. Now what happens that in a democracy, a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures, he can find this out. तो अगर कोई जानना चाहता है कि डिसीजन सही तरीके से लिया गया था कि नहीं, वो कर सकता है। ऐसा कैसे कर सकता है? बिकॉज दैट सिटीजन हैज द राइट्स एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जो भी डिसीजन लिया है सरकार ने उसको एग्जामिन करने के तरीके उस सिटीजन के पास हैं इन द फॉर्म ऑफ राइट्स। नेक्स्ट इज दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे मतलब है कि कोई किस तरीके का सिस्टम जो सबके सामने ओपन है। ओपन है मीन्स कुछ छुपा हुआ नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही दिखाई देती है। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात करें या मिलिट्री रूल की बात करें, वहां पे ट्रांसपेरेंसी इज नॉट सीन, क्योंकि वहां के जो रूलर्स हैं वो अपने सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। Now let's now talk about the actual performance of democracy. देखो, कहने के लिए हमने सारी अच्छी अच्छी बातें अभी मैंने आपसे डिस्कस की डेमोक्रेसी के बारे में, फीचर्स के बारे में कि सब सिटीजन्स को भी राइट्स हैं, डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से होता है। लेकिन फिर भी जब अगर हम अपनी कंट्री की भी बात करें या और भी दूसरी कंट्रीज की बात करें तो हमेशा हम सुनते रहते हैं न्यूज में कि कितने लेवल पे करप्शन है। इवन डेमोक्रेसीज में भी करप्शन है बहुत, और जो लोग हैं वो हमेशा किसी न किसी तरीके की मूवमेंट कंट्रीज में चलती रहती है, क्योंकि लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, इट बेसिकली शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी बहुत सक्सेसफुल है, लोग बहुत खुश हैं सिस्टम से, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला था, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे सारे दुख दूर कर देगी या हमारी जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस फ्री होते हैं और रेगुलर होते हैं। वो एक पॉइंट है जो हर जगह पे फॉलो किया जाता है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात होती है तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, और जो गवर्नमेंट्स होती हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, और कुछ ना कुछ उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज काउंट्स। तो अगर हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं,
इवन अगर हम फ्री और रेगुलर इलेक्शंस की भी बात करते हैं तो जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं कंट्रीज में, नॉट एग्जैक्टली इन ऑल द कंट्रीज बट इन सम कंट्रीज हमेशा सुना जाता है कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग हो गई, या वहां पे जो वोटिंग हुई उसमें फेयर मीन्स वर नॉट फॉलोड, तो सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड। तो जब हम इन 2 पॉइंट्स की बात करते हैं तो यू कैन से डेमोक्रेसी शो अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, कहीं पे सब ठीक ठाक है, कहीं पे नहीं है। Another important topic which I am going to discuss now is economic growth and development. ऐसा बोला जाता है कि जब हम डेमोक्रेसी को और या हम अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज हायर एज कंपेयर टू द कंट्रीज विच फॉलो डेमोक्रेसीज। आपके बुक में पेज नंबर 94 पे टेबल्स दिए हुए हैं। उन टेबल्स को अगर आप स्टडी करोगे और एनालाइज करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप हैड 4.34 जो था उनका रेट था वो 4.34 था, एंड पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी हैड 4.28। सो एक पे 4.34 जहां पे नॉन डेमोक्रेसी थी और पॉवर्टी थी और पुअर कंट्रीज है, और एक में 4.28। तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में थोड़ा सा हाई है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर नॉन डेमोक्रेटिक रूल फॉलो होता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करेगी, थोड़ा सा हायर है। और उसका रीजन क्या है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो मिलिट्री रूल है या डिक्टेटरशिप है, वहां के जो रूलर्स हैं दे डू नॉट बॉदर अबाउट मेजॉरिटी ओपिनियन, दे डू नॉट बॉदर अबाउट पीपल्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, दे टेक वेरी क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजंस। तो वहां पे फिर जो इकोनॉमिक डिसीजंस भी हैं वो बहुत ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी ले पाने में वो सक्सेसफुल रहते हैं, तो इसीलिए वहां की इकोनॉमी ग्रो कर पाती है। दूसरी बात क्या है कि डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि अगर एक बार 5 साल के लिए एक सरकार बनी तो जरूरी नहीं है कि सेम पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी गवर्नमेंट बनाए। तो क्या होता है कई बार जो पहली वाली सरकार ने पॉलिसीज बनाई होती है इकोनॉमिक प्लानिंग की, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के टर्म में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती हैं, कुछ ना कुछ रीजंस हो जाते हैं, आप ये कह सकते हो। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप में हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। कंट्री का साइज क्या है, मतलब रिसोर्सेज कितने हैं, जोग्राफिकल साइज क्या है कंट्री का, कितनी पॉपुलेशन है उस कंट्री में, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है तो भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा होगी और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके बाद ग्लोबल सिचुएशन उस वक्त क्या है, क्योंकि किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे भी इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, तो अगर ग्लोबल सिचुएशन सही है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। जैसे कि अगर अभी हम बात करें कोरोना के टाइम्स की, तो सारी कंट्रीज में, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या हम अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, हर जगह इकोनॉमी डाउन हो रही है। तो ग्लोबल सिचुएशन पे भी बहुत इस चीज का मतलब ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अगर हम बोलें कि किसी कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक रूल है तो वहां इकोनॉमी ग्रो करेगी। वी कैन नॉट से दैट बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। Another aspect which I am going to discuss is now reduction of inequality and poverty. When we talk about democracy, democracies are based on political equality. Political equality क्या होती है कि जो right to vote दिया जाता है लोगों को, वो इक्वली दिया जाता है सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की इन द पॉलिटिकल सेंस। सो डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। ऑल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसा मैंने बोला कि सबको राइट टू वोट इक्वली दिया जाता है, बट ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर ऑब्जर्व्ड। इफ वी टॉक अबाउट अ सिस्टम लाइक वी टॉक अबाउट इंडिया, तो हमारी कंट्री में कोई बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू इनफैक्ट मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बहुत बार आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर के नीचे लोग रह रहे होते हैं, या अगर आप देखोगे कि रेड लाइट्स पे बहुत बेगर्स आपको घूमते हुए नजर आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी पॉवर्टी में हैं या पुअर कंडीशंस में रहते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली द केस ऑफ इंडिया, you talk about other countries of Africa or Latin American countries, you will find this poverty existing in all those countries even if they are following democracy. So growing economic inequalities are observed. A certain small number of ultra rich enjoy highly disproportionate share of wealth and incomes. country में या जो भी resources हैं, कुछ एक आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ लोग हैं सिर्फ जो उन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, और वो जो भी हमारी कंट्री की वेल्थ है या किसी भी कंट्री की वेल्थ है उसको उनका उसमें शेयर होता है।
ज्यादातर लोगों का नहीं होता है। सो दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। जो समाज के निचले वर्ग के लोग हैं उनके पास बहुत कम होता है। Their incomes have been declining. In fact, over a period of time, it has been observed that the rich are becoming richer. जो अमीर हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, मतलब उनकी इनकम अभी डिक्लाइन होती जा रही है। So sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life. So basic needs of life जैसे मैंने बोला, क्लोथिंग है, शेल्टर है, फूड है, वो भी वो पूरी नहीं कर पाते हैं। So जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इस तरीके की एक पिक्चर हमारे सामने आती है। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। बट अगर हम सोशल डाइवर्सिटी की अकोमोडेशन की बात करते हैं, हमने ये पढ़ा था पावर शेयरिंग के चैप्टर में कि बेल्जियम में जो भी बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन थी उसमें जो डिफरेंट भाषाओं के लोग रहते थे, किस तरीके से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उन सारी डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट किया। उससे क्या फायदा हुआ? उससे ये फायदा हुआ कि बेल्जियम में सिविल वॉर नहीं हुई, किसी भी तरीके का जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट था अगर शुरू हुआ तो उसको गवर्नमेंट ने खत्म किया। इसके ऑपोजिट हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, वहां पे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी कुड नॉट बी सीन, तो वहां पे सिविल वॉर हुई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की, सो डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स। लोगों को मीन्स शांति से रहते हैं लोग, हार्मोनियस मीन्स यहाँ पे कि मिलजुल के रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। सब एक दूसरे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, कोई भी भाषा बोलता है, तो सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। यहाँ पे आप बेल्जियम का एग्जाम्पल मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाँ, यहाँ पे लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि जैसे मैंने पहले भी बार बार बोला, नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, मतलब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी सोसाइटी में, अभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो किसी भी सिस्टम में पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपल रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर हम इलेक्शंस की बात करें कि जिसको मेजॉरिटी मिलती है वो सरकार बनाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, चाहे हम यहाँ माइनॉरिटी ग्रुप में किसी भी रिलीजियस ग्रुप की भी बात कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप की भी बात कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी का रूल होने का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी को साइडलाइन किया जाता है या माइनॉरिटी की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डेमोक्रेसी के बारे में समझना होगा। तो ये जो आज मैंने आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया, इसमें मैंने आपको दोनों तरीके की एक व्यू पॉइंट देने की कोशिश की और सारा का सारा जो कंटेंट है वो तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जब आप ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो अपलोड करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। स्टे ट्यून्ड।